इम्प्रॉपर इंटीग्रल का यही टॉपिक मैं अगर ले लेती हूँ, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर मुझे पढ़ना है तो इसमें टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है, मेरे पास 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इसमें बनेंगे। 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पे कन्वर्जेंस सीरीज लगती है, कहाँ पे डाइवर्जेंट आता है। तो जैसे कि मैं इसमें टाइप 1 की बात करती हूँ, तो इसमें पहली चीज मेरे पास क्या आती है, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 आता है या तो फिर 1/x की पावर p, तो हमने रियल एनालिसिस में हमने p टेस्ट भी पढ़ा है। तो p टेस्ट हमें क्या बोलता है कि p लेस देन 1 पे मेरे पास कन्वर्जेंट होगा और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मेरे पास डाइवर्जेंट होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलूँ तो 0 से 1/x की पावर अगर मेरे पास 3 है, 0 से 1 हो या फिर 1 से मतलब कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे 3 है तो 3 ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, तो ये मेरे पास एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर दूसरी टाइप इसमें क्या होती है, ये तो मैंने 0 से 1 का इंटीग्रेशन लिया था, और अगर मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ a से इन्फिनिटी का, a से इन्फिनिटी 1/x की पावर p, तो इसमें ये जो हमारा p टेस्ट मैंने यहाँ पे लगाया था, ये यहाँ पे इसका रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे 1/0 करती हूँ तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये p टेस्ट का क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर इसमें p लेस देन 1 पे मेरे पास डाइवर्जेंट होगा और p ग्रेटर देन 1 पे मेरे पास कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि मैं इसका कोई एग्जांपल लेती हूँ आपके पास, जैसे कि मेरे पास है 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर 3/2, तो हमें पता है 3/2 इज ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे सीधे ही डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टाइप हमें याद रखनी है कि इसमें 0 से 1 है और इसमें हमारा a से लेके ऊपर जो है मेरा इन्फिनिटी आता है, तो ये मेरा एक केस है, ठीक है। अगर दूसरी बात मैं करती हूँ, अगर मेरे पास ये तो था x की पावर p में, अगर मेरे पास log फंक्शन आ जाता है तो अगर मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, अगर मेरे पास log फंक्शन जो है या तो वो डिनोमिनेटर में आता है या फिर वो न्यूमिनेटर में आता है। अगर वो न्यूमिनेटर में आता है तो जो मेरा p टेस्ट है ना वो ही लगेगा, लेकिन अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में आता है तो मैं इसका रिवर्स लगाऊंगी। ये बात हमें याद रखनी है, जो पी टेस्ट का रिवर्स, यानी कि जो ये वाला केस मैंने ऊपर लगाया है सेम यहीं पे लगेगा। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, जैसे है मेरे पास, जैसे कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और ऊपर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/, जैसे आ गया मेरे पास x log x, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है जिसमें हम यहाँ पे होता है हमारे पास p, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया 1 से इन्फिनिटी 1/x log x की पावर, log x सिर्फ इतना ही छोड़ दिया, तो मुझे पता है यहाँ पर p की पावर, p इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 है। तो लेकिन मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे जो log x है वो डिनोमिनेटर में है मेरे पास। अगर ऊपर होता तो मैं सीधा p टेस्ट लगा देती, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसका उल्टा करूंगी, तो मतलब कि p लेस देन 1 पे मेरे पास डाइवर्जेंट होता है और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मेरे पास कन्वर्जेंट, तो मतलब कि ये जो सीरीज है ये मेरी कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। अगर सेम यही क्वेश्चन मैं इसको इस तरीके से लो कि जिसमें न्यूमिनेटर पार्ट आए, तो जैसे कि इसमें लगेगा 0 से 1 log x और x की पावर, चाहे जिसमें इसमें क्या है, इसमें log x ऊपर आ गया तो मैं x की पावर चाहे कुछ भी लूँ यहाँ पे, तो x की पावर जैसे मैंने p ले ली, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 0 से 1 log x और x की पावर 2/3 आ रही है, तो मुझे पता है 2/3 तो लेस देन 1 होता है, और log x अगर मुझे ऊपर दिख जाए तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा मैं अपना p टेस्ट लगा के इसको कन्वर्जेंट बोल दूंगी। इसलिए ये एक टाइप ये है, एक टाइप मेरी log x फंक्शन की है। ये दो टाइप आज मैंने इसमें आपको बताई है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, ठीक है। अगर इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आगे चलकर हम बीटा फंक्शन भी पढ़ेंगे और गामा फंक्शन भी पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ये दो ही टॉपिक की, मतलब इस एक टॉपिक की दो टाइप बताई है। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस बीटा गामा से भी करवाऊँ, तो जो बीटा फंक्शन होता है इसका नोटेशन होता है ए बीटा एन एन, और गामा का होता है गामा एन। तो इसमें मेरे पास क्या होता है, जो एम और एन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर वो क्वेश्चन में क्या बनेगा कि जो बीटा फंक्शन होता है वो कन्वर्जेंट कब होता है, तो इसके कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है कि एम एन ग्रेटर देन 0, और इसके कन्वर्जेंट की क्या कंडीशन होती है कि मेरे पास एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो
इसका बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 0 से 1। यहाँ पे पहले m आ रहा है ना, तो हम m से ही शुरू करते हैं। ये याद रखने की ट्रिक है, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, ये मेरे पास बीटा फंक्शन की। और जैसे गामा फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये 0 से 1 होगा और ये हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये होता है, ये जैसे n से शुरू है तो x की पावर n-1 और e की पावर -mx, ये होता है। ये इसकी कन्वर्जेंट होने की ये ही कंडीशन होती है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, बीटा गामा से ही हम उसको करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 1/3 e की पावर -2x dx। तो देखो, तो इसका फॉर्मेशन मुझे कुछ कुछ अपने गामा फंक्शन के जैसा ही लग रहा है, x की पावर n, क्योंकि ये e से हमें पता चल गया कि ये तो गामा फंक्शन की बात चल रही है और 0 से इन्फिनिटी है, तो ये गामा फंक्शन की बात चल रही है। तो मुझे अब पता लगाना है कि ये जो n-1 है मेरा, ये जो n-1 किसके बराबर है मेरा, 1/3 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/3 + 1 यानी कि 4/3, जो कि ग्रेटर देन, जो कि लेस देन 0 है। यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो ये कन्वर्जेंट हो जाता, लेकिन ये तो लेस नहीं, 1 पॉइंट में आएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास कन्वर्जेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें बीटा और गामा फंक्शन के ये दो फॉर्मेशन है, जो इनके दो नोटेशन है, इनको अच्छे से याद रखना है। इसी के ऊपर हम आगे काम करेंगे। ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मेरा थोड़ा सा आज का वर्क। इसके अलावा अगर मैं कल की बात करूँ तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात हम पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पावर सीरीज के भी क्वेश्चन करेंगे। पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स में हम कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी तक अपना पूरा कर लेंगे, जिसके साथ साथ हम अपनी जो जितनी भी थ्योरम आएगी वो, और उसके साथ जितनी भी थ्योरी आएगी वो भी कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम अपनी रिंग थ्योरी पे भी काम करेंगे। रिंग थ्योरी के चाहे हम 4 टॉपिक ही करें, लेकिन रिंग थ्योरी को भी कल से स्टार्ट कर देंगे। अब हम बीटा और गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ फॉर्मूले से कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे अब बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन का हमें पता है, बीटा फंक्शन को हम m और n से डिनोट करते हैं। उसके कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि m और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये कन्वर्जेंस की इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम गामा फंक्शन की बात करते हैं, तो गामा फंक्शन को हम गामा n से डिनोट करते हैं, और उसमें n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इसकी कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि बीटा फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, 0 से 1 m(n) साथ में लिखेंगे, 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये होता है हमारे पास बीटा का फंक्शन। और जैसे गामा फंक्शन की हम बात करेंगे, तो गामा फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -mx और dx। ये हमारे पास गामा फंक्शन होता है। ठीक है, एक गामा फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, गामा n बोलते हैं इसको। तो गामा फंक्शन क्या होता है, जैसे कि गामा जो n होता है ना, वो हमेशा गामा n-1 फैक्टोरियल होगा। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे कि अगर मेरे से वो पूछ लेता गामा 5 की वैल्यू आप मुझे बताओ, तो मैं गामा 5-1 गामा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दूंगी कि जो मेरे पास 12 आएगी। तो जैसे गामा 3 की पूछता है, तो यानी कि मुझे गामा 2 फैक्टोरियल बताना है, यानी कि 2 आ जाएगा। एक चीज़, गामा हाफ की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ही √π होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगली चीज़, ये इस टाइप के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गामा की इसकी वैल्यू, गामा इसकी वैल्यू, तो हम इस तरीके से करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है बीटा और जो गामा फंक्शन है हमारा, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो बीटा को हम m और n से डिनोट करते हैं, और गामा फंक्शन में इससे क्या रिलेशन बनेगा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये हमारा
फॉर्मूला होता है बीटा और गामा फंक्शन में क्या क्या रिलेशन है, इस चीज का फॉर्मूला। जैसे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे बीटा 1 की वैल्यू बताओ, तो हम सीधा ही इसको गामा में कन्वर्ट करेंगे, गामा 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1/2 फैक्टोरियल है ये, तो 2 फैक्टोरियल 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 2 गामा 2 है यानी कि 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 1 यानी कि 1। अगली बात क्या है, गामा 2 3, तो इसको हम गामा 2 गामा 3 और गामा 2 3 5, ठीक है। तो गामा जो 2 है ये 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और जो गामा 3 है ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल होगा और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 2/12 इज इक्वल टू ये हमारा गामा 3 2, ये हमारा आंसर बन जाएगा इस तरीके से। अगला जैसे क्वेश्चन करती हूँ मैं, तो बीटा 1/2 तो गामा 1/2 अपॉन, अगर मैं दोनों को जोड़ती हूँ तो गामा 1 आ जाता है मेरे पास, तो गामा 1 तो 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास रूट पाई और ये रूट पाई ऐसे, और ये हो जाएगा मेरे पास पाई, ठीक है। 4, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ऊपर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, 1/12 आंसर, ठीक है। इसके बाद ये होता है इनका रिलेशन। अब इसमें 2 फॉर्मूले आते हैं, एक होता है हमारे पास रिकरेंस फॉर्मूला और एक आता रिकरेंस फॉर्मूला, और एक होता है इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो रिकरेंस जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है टाइप उसकी, जैसे कि गामा n+1 इक्वल टू होता है n गामा n, इसके बराबर होगा मेरे पास ये। जैसे कि मेरे पास है गामा 4, तो गामा 4 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते गामा 3+1, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3 गामा 3, तो 3 और गामा 3 की वैल्यू हमें पता ही है 2 फैक्टोरियल होती है, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 6, ठीक है। ये गामा 4 की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। अब अगर या फिर हम इसको रिकरेंस फॉर्मूले से ना करके अगर सिंपल भी करना चाहें तो भी हमें पता है गामा 4 क्या होता है मेरे पास, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारे पास 6। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्या है, ये तो था सिंपल, लेकिन अगर मेरे पास इसी में गामा फंक्शन में वो मेरे से पूछ लेता है जैसे कि गामा 5/2 की वैल्यू निकालो, तो ये हमें पता ही है कि हम गामा जो n होता है वो मेरे पास क्या होता है, गामा n-1 का फैक्टोरियल होता है। अब अगर 5/2 है, इसमें से अगर मैं 1 करती हूँ माइनस, तो मेरे पास 3/2 बचेगा, तो 3/2 यहाँ पे मेरे पास बच गया, लेकिन फिर भी मेरे पास गामा 3/2 बचा हुआ है, तो इसको मैं अगर ऐसे ही 1 तक लेके जाना है, तो जैसे 5/2 था, 1 मैंने इसमें से माइनस किया तो 3/2 आ गया। अब सेम 3/2 में से 1 माइनस करूंगी तो 1/2 मेरे पास आ जाएगा, और 1/2 आ गया, लेकिन अब 1/2 तो आ गया, लेकिन गामा 1/2 अभी भी मेरे पास लेफ्ट रहता है। तो इसको क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी, 3/2 1/2, और ये 1/2 तक जहाँ आ जाए तो वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू हमें पता है √π होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3√π/4। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब जैसे कि गामा फंक्शन क्या होता है ना, ये हमेशा फैक्टोरियल की तरह ही बिहेव करता है। जैसे गामा n+1 की वैल्यू मेरे से पूछ लेता है, तो मुझे इसमें से एक घटा देना है, जैसे कि गामा n फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर वो मुझसे गामा n की वैल्यू पूछता है तो मैं इसको गामा n-1 का फैक्टोरियल लिख दूंगी। अगर वो मुझसे गामा n+1, ये तो मेरा हो ही चुका, यानी कि अगर वो जो भी वैल्यू पूछता है उसमें से मुझे 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगाना है, क्योंकि गामा फंक्शन जो होता है वो हमेशा फैक्टोरियल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। अब इसमें आता है एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इसमें आता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूले का यूज कहाँ होगा, जैसे कि
जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है गामा 1 और फिर आ जाए मेरे पास गामा 3/2, तो ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो लगता है ना वो ऐसे केस में लगता है जहाँ पर एक टर्म जैसे ये और ये एक में हाफ ज़्यादा हो, जैसे कि 1 है इधर और इधर क्या है 3/2 है, ये इससे हाफ ज़्यादा, अगर मैं 1/2 जोड़ती हूँ तो 3, तो ऐसे में सीधा याद रखो कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला लग जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है डुप्लीकेशन का, गामा n प्लस 1/2, यही वाली चीज़, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 1 माइनस 2n रूट पाई और गामा 2n, ये इसका फॉर्मूला होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे यही वाला क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ तो गामा 1 गामा 3/2 की बात मैं अगर करूँ तो इस वैल्यू में पुट करूँ, यहाँ पे मेरे पास n क्या है मुझे पता है, n ही मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये रूट पाई एज इट इज़, और यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो ये मेरे पास रूट 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1 रूट पाई, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, यानी कि 1/2 रूट पाई, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रूट 2। काटना चाहूँगी मैं अगर तो रूट पाई ओवर रूट 2 आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे नहीं, जैसे कि ये यहाँ पे गामा था ना, रूट नहीं, ये यहाँ पे गामा था, तो ये गामा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गामा 2 क्या होगा मेरे पास 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट पाई बाई 2, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये होता है मेरे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला। एक आता है मेरे पास रिकरेंस फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन, वो तो था गामा फंक्शन के लिए, और ये है रिकरेंस फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन। जैसे कि कैसे करते हैं हम, जैसे कि बीटा की बात करते हैं तो बीटा mn होता है, ठीक है, तो n माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 बीटा m n माइनस 1, ये होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ इसके ऊपर तो कैसे करूँगी, जैसे बीटा 3/2 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो या तो मैं इसको सिंपल गामा फंक्शन से भी कर सकती हूँ, लेकिन पता होना चाहिए कि रिकरेंस फॉर्मूला अगर वो मेरे से सीधा भी क्वेश्चन में मतलब पूछ सकता है कि ऑप्शन में विच इज़ द रिकरेंस फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन, तो मुझे बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे पास m है, ये मेरे पास n है, तो 2 माइनस 1 3 to 5 माइनस 1, और ये जो m है ये 3 है, और ये मेरे पास 1 है, और इधर इसके आगे है बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 बीटा 3 और 1, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब मुझे पता है अगर बीटा 3 1 है, इसको मैं गामा में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि 1/4 आ ही चुका है मेरे पास, तो इसको अगर मैं गामा में कन्वर्ट करती हूँ क्या हो जाएगा, गामा 3 गामा 1 ओवर गामा 3 प्लस 1 यानी कि गामा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, इसको गामा 3 को करूँगी मैं तो 2 फैक्टोरियल, और 1 का 0 फैक्टोरियल बनेगा तो ये 1 ही बन जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/12 आंसर। या तो बस फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा वैसे भी हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं करके दिखाऊँ आपको, बीटा 3 2 है, तो सीधा अगर मैं इसको गामा 3 गामा 2 और गामा 5 करूँगी तो भी 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यही चीज़ें आनी है, तो बीटा 3 2 की, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको करके दिखाऊँ तो 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा और 1/12 ही इसका सीधा आंसर आएगा, बट फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अगर ये तो था कि जब सीधी 3 2 1 2 की बात हो, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे साइन और कोस आ जाता है तो वहाँ पे मैं ड्रिचलेट इंटीग्रेशन लगाती हूँ, क्या नाम उसका, ड्रिचलेट इंटीग्रेशन। जिसमें क्या होता है, इसमें याद रखना ड्रिचलेट कब लगेगा, या जब साइन कोस आ जाए और उनके साथ जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 0 से π/2 चलता है, तो हम ड्रिचलेट का यूज करते हैं। जब 0 से π/2 जैसे साइन और कोस की कुछ पावर आ जाती है, साइन mx और कोस nx, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास 1/2 बीटा m प्लस 1/2 और n प्लस 1/2, ये तो आता है इसका फॉर्मूला बीटा फंक्शन निकालने के लिए। अगर मुझे गामा में निकालना है इसका फॉर्मूला तो मैं क्या लिखूंगी, 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 ओवर गामा m प्लस n
1/2 + 1, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला इसका। जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन जैसे 0 से और π/2 है और मेरे पास आ रहा है यहाँ पे sin² x, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि m की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ गई है और जो n की वैल्यू है वो मेरे पास 0 आ गई है। तो अगर मैं इसको बीटा से करने की कोशिश करूँ तो 1/2 बीटा 2 + 1 3/2 आ गया यहाँ पे, और जो n है यहाँ पे कितना है 0 + 1/2, यानी कि क्या आ गया मेरे पास 1/2, यहाँ पे बीटा 3/2 और 1/2, ये वाली चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे पता ही है इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे सोल्व कर सकती हूँ। इसको मैं गामा में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, जैसे कि गामा, इसको ऐसे गामा 3/2 गामा 1/2, और इसको अगर मैं 3/2 + 1/2 करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा गामा 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसको, जैसे 1/2 है, 3/2 में से अगर मैं 1 घटाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 ही, 3/2 है जैसे, इसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 गामा, तो मैं इसको क्या बोलूँगी √π। ठीक है, और ये 1/2 गामा, इसको भी मैं √π ही बोलूँगी। अपोन में 2 का 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टर, यानी कि ये आ गया मेरे पास π/2 का आंसर। अगर सेम चीज़ अगर जैसे यही क्वेश्चन है, इसको मैं एक और करके दिखाती हूँ। जैसे कि है मेरे पास 0 से π/2, तो है मेरे पास जैसे sin³ x और cos² x ये है। तो यहाँ पे हमें पता है m की वैल्यू मेरे पास 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो मैं सबसे पहले इसको बीटा फंक्शन में, तो बीटा फंक्शन से करके देखती हूँ तो क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास बीटा में। इसमें क्या चाहिए हमें, फिर हमें पता है कि ये वाला डिरिचलेट का ये वाला जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास 1/2 बीटा m + 1 यानी कि 3 + 1 यानी कि 4/2, यानी कि ये मेरे पास बन गया 2। ठीक है, और ये है 2 + 1 यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास 3/2। ठीक है, अब मेरे पास बीटा आ गया। अब मैं इसको गामा फंक्शन से इजीली कर सकती हूँ, तो इसको तोड़ूंगी मैं गामा में, गामा 2 गामा 3/2 और गामा 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा गामा 7/2। ठीक है, ये चीज़ अभी आ गई। तो 1/2 को मैं एज इट इज़ रखूँ, गामा 2 हमारे पास हमेशा 1 होगा। 3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/2 × √π। ठीक है, और गामा 7/2 को एक हम वही माइनस करके चलेंगे, तो 5/2 3/2 और 1/2, और ये हो जाएगा मेरे पास √π से √π काट देंगे और आंसर आ जाएगा 2/15। तो ये हमारा बीटा गामा फंक्शन था, और इसके हमने इतने क्वेश्चन के डुप्लीकेशन फॉर्मूला कर लिया, रिकरेंस फॉर गामा और बीटा। पर ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में एज इट इज़ फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं। और ये साइन कोस के ये क्वेश्चन तो हमें हर बार एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो इस तरीके से मैंने इसके 2 क्वेश्चन कराए हैं, और आगे की जो और वीडियो आएगी मैं उसमें इनके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी।